नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम योग और जीवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, अगर आप एक आकर्षक बॉडी के साथ एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल का कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो योग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बदलते मौसम में योगाभ्यास करने से आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं योग प्रशिक्षक विनोद कुमार जी। विनोद कुमार जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे इन हाउस योग डेमोन्स्ट्रेटर, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। आपका भी मैम इसमें कार्यक्रम में स्वागत है। सर, आज हम बातचीत करने वाले हैं कि बदलते मौसम में हम किस प्रकार से योगाभ्यास कर सकते हैं। और बदलते मौसम की जब हम बात करते हैं तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारी बीमारियां भी लग जाती है इंसान को, और बदलते मौसम के साथ हमें अपनी बॉडी को भी काफ़ी अप टू डेट रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब हम योग की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि योग कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा को है आपके शरीर के साथ जोड़ता है। और अगर हम बात करें विदेशों की और बात करें हम अपने देश की भी अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि योग कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल चॉइस भी साथ साथ बनता जा रहा है। तो सर, योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? जी, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। जिस प्रकार आपने कहा बदलते मौसम में, देखिए 6 ऋतुएं भारतवर्ष में आती है, परंतु खासकर बरसात का जो मौसम है, वर्षा ऋतु है और बसंत ऋतु है, इनमें जो अयन हमारे हैं, संवत्सर में 2 अयन आते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो जैसे ही उत्तरायण से दक्षिणायन परिवर्तित होता है तो इन दोनों ही मौसमों में यानी कि बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु में तो काफ़ी सारी समस्याएं शरीर में होती है, क्योंकि शरीर में जो हमारी पाचन तंत्र होता है वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ता है, जो जठराग्नि है वो मंद होती है। इसलिए इन मौसम में हमें खान पान से संबंधित हमें अनेक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, और योगाभ्यास से हम इन ऋतुओं में स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसलिए योगाभ्यास का इन ऋतुओं में बदलते मौसम में बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। जी सर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप योग करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी तो स्वस्थ रहेगी और कहीं ना कहीं आपके जो एक माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं आजकल के युग में, अगर हम देखें आजकल के हम समाज में देखें, जब हम सुबह उठते हैं और शाम को जब हम सोने भी जाते हैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हमारी बॉडी में हाई है, इतना स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहता है कि कहीं ना कहीं जब हमारा माइंड ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो योग कहीं ना कहीं आपके जो माइंड है उसको भी कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। बिल्कुल सर, जैसे कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है। तो इसलिए जिस प्रकार से जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें तो हमारा यदि शरीर स्वस्थ होगा तो हमारी मन भी हमारा प्रसन्न होगा। आजकल भागदौड़ की जिंदगी है, अनेक परेशानियां, हर व्यक्ति के साथ अनेकों समस्याएं रहती है। तो यदि हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें अन्य प्रकार की समस्याओं से लड़ने की भी ताकत हम लोगों में मिल जाती है। तो इस प्रकार से, और खासकर हमें स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम खान पान पर ध्यान नहीं देंगे तो योगाभ्यास का भी उतना फायदा हमें नहीं मिल पाता है। जी विनोद कुमार जी, आज योगा के बारे में आप बताने हमारे पास आए हैं। आप एक योग इंस्ट्रक्टर भी हैं, और जैसा कि जो हमारा प्रोग्राम है योग और जीवन में, इसमें हम योगा करके भी दिखाते हैं। तो हमारी इन हाउस योग डेमोन्स्ट्रेटर आयुषी जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज आप आयुषी जी के माध्यम से पहला कौन सा योगासन हमारे दर्शकों को करके बताने वाले? जी देखिए सर, जब भी हम योगाभ्यास शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, तो हमें ये देखना अत्यंत आवश्यक होता है, जैसे आपने कहा बदलते मौसम में हमारे पेट की जठराग्नि मंद पड़ जाती है। तो हम अपने जठराग्नि को, पाचन तंत्र को किस प्रकार से उदित करें ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग हो, पाचन तंत्र भी स्ट्रांग हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं वज्रासन के बारे में बताऊंगा। वज्रासन जो कि खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है और पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो आयुषी जी हमारे साथ हैं। तो वज्रासन के लिए सबसे पहले हम दोनों टांगों को आगे की तरफ फैलाएंगे और फिर हम अपना एक टांग बोड़ेंगे और अपना जो पाँव है वो हिप के नीचे, जिस प्रकार से आयुषी जी आपके सामने बता रहे हैं, और दूसरा लेग भी हिप के नीचे रखेंगे। इस प्रकार से ये हमारा वज्रासन बनता है। पर दर्शक ध्यान रखें, जो साधक हैं वो ध्यान रखें, जब भी वज्रासन का अभ्यास करें तो कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड हमारा सीधा होगा, और इससे हमारा जितना भी जो पाचन तंत्र है, क्योंकि पेट के अंदर हमारा सारा ही पाचन तंत्र है, तो इस अवस्था में हमें बैठना है। लगभग 4 से 5 मिनट अगर हम इस अवस्था में बैठते हैं खाना खाने के बाद, तो ये एकमात्र ऐसा आसन है जो किया जा सकता है। और हमारी माताओं बहनों के लिए भी यह आसन उपयोगी है, क्योंकि यह आसन
गर्भ धारण के बाद भी किया जा सकता है। जी तो बहुत ही बढ़िया आसन है, इससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। जी तो ये वज्रासन है। जी सर, वज्रासन की जब हम बात करते हैं, और जैसा कि अब हमारे जो दर्शक है वो भी देख रहे हैं, हमारी जी। इन हाउस योग ट्रेनर आयुषी जी भी करके दिखा रही हैं कि जी। और काफ़ी सिंपल आसन है, बैठ के आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सर कोई सावधानियां भी आपको बरतने की ज़रूरत है? जी देखिए, ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जा सकता है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो बहुत अनेक और आसन ऐसे हैं जो हमें खाली पेट करने होते हैं। बस इस वज्रासन में ये ध्यान रखें कि किसी प्रकार का, जैसे कोई आप लघु शंका दर्शकों को लगी हो, योग साधकों को हो, दीर्घ शंका हो, तो ऐसा कोई भी शरीर में प्रेशर ना हो। जब भी अभ्यास करें तो लघु शंका आदि से निवृत्त होकर अभ्यास करना चाहिए। परंतु ये सुबह के समय दर्शक करें ही, साधक करें ही, परंतु इस आसन को हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए खाना खाने के बाद भी 5 से 7 मिनट अगर अब इसका अभ्यास किया जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। तो ये इससे अनेक प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। ये ध्यान के लिए भी काफ़ी उपयोगी है और पाचन तंत्र के लिए विशेषकर काफ़ी उपयोगी यह आसन है। जी, और सर जैसा कि हमने देखा भी कि काफ़ी आसान है योगासन करना, बट मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम सब लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है हम लोगों का, कई बार सुबह समय नहीं प्राप्त हो पाता, और कई बार जो खासकर हम कामकाजी महिलाओं की बात करें तो उन्होंने स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, सुबह लंच बना रही होती हैं, वो लंच की तैयारी कर रही होती हैं। तो क्या दिन में या शाम को जब भी आपको समय मिलता है तब भी आप कर सकते हैं क्या? जी देखिए, योगाभ्यास तो सुबह के समय यदि किया जाए तो बहुत बढ़िया है। और जैसे आपने कहा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं या पुरुष भी जिन लोगों को अपने दैनिक रोजगार पर जाना है, उन लोगों के पास भी समय की समस्या रहती है, क्योंकि सुबह के समय बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। तो देखिए, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें कुछ परिश्रम करना होगा। और यदि हम 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट कोई ऐसा समय नहीं है कि हमें 1 घंटा पूरा निकालना है। 15 से या 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आप जितना भी आप समय निकालते हैं अपने लिए अवश्य समय निकालिए। और कुछ क्योंकि हम ऐसे आसन रिकमेंड नहीं करते हैं जो मुश्किल हो, ना किए जा सकें। बिल्कुल सरल ऐसे आसन हैं जिनके करने से हम पूरी तरह से योगाभ्यास का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार के आसन हैं और हमें निश्चय ही इन आसनों का अभ्यास नित्य प्रति करना चाहिए, क्योंकि योग का जो लाभ है वो तभी मिलता है अगर निरंतरता बनी रहे। यानी कि ऐसा नहीं कि हमने जिस प्रकार से कई बार हम छुट्टी में देखते हैं कि भाई आज छुट्टी है, आज संडे है, कोई और छुट्टी है, तो अभ्यास कर लिया और दूसरे दिन छोड़ दिया। आप 10 मिनट ही निकालिए, परंतु 10 मिनट उसका अभ्यास नित्य प्रति होना चाहिए। तभी, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तभी हम अन्य कार्य भी कर पाएंगे, सामाजिक कार्य भी कर पाएंगे और स्वस्थ रह पाएंगे। इसलिए हमें अपने लिए, अपने शरीर के लिए 10 से 15 मिनट या 20 मिनट जितना भी आप समय निकालें वो अवश्य ही निकालना चाहिए। जी विनोद कुमार जी, जब हम आहार की बात करते हैं, हम खान पीन की बात करते हैं, आपने शुरुआत में भी जिक्र किया कि कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जब आप योग करें। और सर हम देख रहे हैं कि जैसा आजकल का जो खान पीन है और लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा, तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कहा यह भी जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका पेट ही साफ नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो एक बीमारी का घर बन जाता है। तो सर योग के साथ साथ खान पीन कैसा आपको रखने की ज़रूरत है? देखिए, योग एक प्राचीन ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु। यानी कि हमारा आहार विहार अगर युक्त नहीं होगा, अगर हम संतुलित नहीं खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और योग के लाभ भी तभी हमें मिल पाएंगे यदि हमारा खान पान ठीक होगा। तो खान पान में देखिए, 2 ऋतुएं मैंने आपको बताई, बदलते जो मौसम है, ऋतुएं हैं। वर्षा ऋतु है, इम्यून सिस्टम हमारा काफ़ी वीक हो जाता है। इस समय में हम विशेष ध्यान दें। किसी और ऋतु में, सर्दी के समय में आप जंक फूड खा भी लीजिए, इतना प्रभावशाली नहीं रहता है। यदि हम बरसात में जंक फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं, तो हम बीमार होने की कगार पर पहुंचते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया भी काफ़ी एक्टिवेट इन ऋतुओं में होता है। तो हमें इन ऋतुओं पर एक तो हमें कम से कम आधा पेट भोजन ही करना चाहिए, आधा जल के लिए और आधा आप वायुचारण के लिए अपने पेट में जगह रखें, क्योंकि पेट से ही समस्त बीमारियां निकलती है। इसलिए जब तक हमारा खान पान ठीक नहीं होगा, खासकर वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है कि इस मौसम में तो हमें खान पान का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जो एक दूसरी बात, आहार विहार की बात भी कही गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल शिमला या हिमाचल प्रदेश में एक तांडव जल प्रलय चला है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जो गीता में भी कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य, कि हमें कोई नितांत
आवश्यक कार्य हो तभी हम घर से बाहर निकलें। तो क्योंकि जीवन ही नहीं रहेगा तो योग भी किस काम और शरीर भी किस काम आएगा। तो इसलिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जी विनोद कुमार जी, अगला योगासन कौन सा आप बताने वाले, जो हमारे दर्शक भी अभी जो देख रहे हैं टेलीविजन पे, देखिए, वो भी साथ साथ हमें अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ करना है, तो इसके लिए अगला जो अभ्यास है वो, जैसे मैंने पहले आपको वज्रासन बताया, वज्रासन में बैठे बैठे ही मंडूकासन का अभ्यास करना है। तो मंडूकासन के लिए आयुषी जी हमारे पास सामने बैठे हैं, वो आपको करके बताएंगे। दोनों मुट्ठियां बंद करनी है और नाभि के दोनों तरफ हमें दोनों अपने हाथ, जिस प्रकार से आयुषी आपको करके बताएंगे, अभ्यास करके बताएंगे, दोनों मुट्ठियां अंगूठा अंदर और नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे और अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएंगे। पूरा शरीर आगे की तरफ झुकाएंगे। जो नए अभ्यासी हैं वो धीरे धीरे आराम से करें, जितना हो पाए उतना करें। देखिए, बहुत ही उपयोगी आसन है, क्योंकि आपके समस्त पेट की वर्जिश इस आसन में हो जाती है और पाचन तंत्र को सुधारने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। बहुत देर तक इस आसन में रुकना संभव नहीं हो पाता है। तो नया अभ्यासी तो 10 सेकंड 15 सेकंड इस तरह से धीरे धीरे आसन बढ़ाएं और 1 मिनट से 2 मिनट तक इसका नित्य प्रति अभ्यास करें। तो पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। और सर, इसमें क्या सांस भी आपको रोकनी पड़ेगी क्या, जब आप ये योगासन कर रहे हैं, जब आप मुट्ठी अपने जी बहुत बढ़िया आपने तो सांस भी रोकनी पड़ेगी? जी देखिए, जब भी हम योगाभ्यास करते हैं तो जितने भी आगे झुकने वाले आसन हैं तो हमें श्वास छोड़ते हुए अभ्यास करने हैं। तो आरंभ काल में जब हम आरंभ करते हैं तो हम श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं और जितने देर हम श्वास रोक सकते हैं और नहीं तो हम सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास, जो लंबे योगाभ्यासी है जिनको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक अभ्यास करना है, वो सामान्य श्वास प्रश्वास ले भी सकते हैं। परंतु सावधानी ये है कि जब हम इस आसन को करें तो श्वास छोड़ते हुए हम आगे की तरफ जाएं। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे और धीरे से फिर वापस उसी अवस्था में, वज्रासन की अवस्था में आएंगे और 1 2 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये आसन है। कुछ इसमें सावधानियां भी हैं गर्भावस्था के दौरान, या जिन लोगों को कोई पेट से संबंधित कोई ट्यूमर या अल्सर इस तरह का कोई बीमारी हो, फोड़ा हो, तो वो इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि पेट को ये बिल्कुल इसमें प्रेस भी होता है। और जिन लोगों के कई बार हम देखते हैं कि हमारे खान पान से पेट थोड़ा बाहर निकल आता है, उन लोगों के लिए भी बहुत ही उपयोगी यह आसन है। इस अभ्यास का अगर केवल इसी आसन का भी अभ्यास करें, जैसे माताएं बहनाएं या हमारे कामकाजी जो मित्र हैं, वो भी अगर समय अधिक नहीं है तो अगर इस आसन को ही करते हैं तो उससे भी हमारे अनेक आसनों के हमें लाभ मिल जाते हैं। तो और विनोद कुमार जी, जैसा कि आसन हम देख भी रहे हैं और आपने जैसा बड़ा बखूबी आपने जिक्र किया कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसा आपका पोस्चर होना चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगा। हम देखते हैं कि कई बार कुछ लोगों को घुटने की दिक्कत होती है, तो वो इस प्रकार से बैठ नहीं सकते, तो क्या वो कुर्सी पे बैठ के भी क्या इसका एक लाइटर वर्जन कर सकते हैं? जी, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है ये, क्योंकि घुटने में जिन लोगों को दिक्कत है वो पहली बात तो वज्रासन में ही नहीं बैठ पाते हैं। तो देखिए, उन लोगों के लिए तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे वो कुर्सी पे बैठकर भी, क्योंकि हमें अपने पेट को प्रेस करना है, पेट का व्यायाम करना है। तो उसके अगर हम बिना आर्म वाली कुर्सी हो तो हम उस पर बैठकर भी हम आगे की तरफ अपने शरीर को झुका सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक आसन है और साधक अवश्य ही इससे लाभ लेंगे, नित्य प्रति इसका अभ्यास करेंगे। जी सर, जैसा आपने जिक्र भी किया कि खान पान की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमें लग रही है, एसिडिटी की हम बात करते हैं या फिर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की हम बात करते हैं, वात और पित्त बढ़ जाता है और ख़ासकर बरसातों में तो हम देखते ही हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और जैसा आप योगासन बता रहे हैं इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के, उसी के साथ साथ जब हम आपने खाने पीने का शुरुआत में जिक्र किया, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब बरसातों का समय होता है तो दही को त्याग देते हैं या कुछ खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करते, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, अगर आप इस प्रकार से थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं? जी देखिए, जिस प्रकार से मैंने कहा कि आहार विहार का हमें ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, तो हमें भोजन आधी मात्रा में अपना भोजन बरसात के समय में करना है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने कहा दही का निषेध करते हैं, बिल्कुल आयुर्वेद में दही का निषेध कहा गया है, क्योंकि मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि बैक्टीरिया आजकल काफ़ी संख्या में हर खाद्य पदार्थ में होता है, इसलिए हमें दही का सेवन तो ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है। और यदि और जितने भी पदार्थ हैं उनका भी हम कम से कम उन आहारों को लें, क्योंकि हमारा पित्त पहले से ही मंद होता है। पित्त को एक्टिवेट करने के लिए हमें इस प्रकार के भोजन का त्याग करना पड़ेगा।
जी। और विनोद कुमार जी, अगला योगासन कौन सा हमारे दर्शकों के लिए रहने वाला है? क्योंकि जैसा आपने शुरुआत से ही जिक्र किया कि बरसातों का मौसम चल रहा है, आगे मौसम बदलने भी वाला है, और कहीं ना कहीं जैसे ही मौसम बदलता है वैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपको लग जाती है, बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य की से रिलेटेड इश्यूज आपको हो जाते हैं। और खासकर डाइजेशन की हम बात करें तो बरसातों में तो डाइजेशन काफ़ी कम हो जाता है। तो अगला योगासन कौन सा होने वाला है? जी, अगला जिस प्रकार से जब भी हम आसन करते हैं, जितने भी प्रकार के हम आगे झुकने वाले फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करते हैं, तो हमारा शरीर एक तरफ को झुक जाता है। तो हमें उतने ही उसी प्रकार से उसी रेशो में हमें बैकवर्ड बेंडिंग के भी आसन करने चाहिए, ताकि हमारा शरीर के अलाइनमेंट ठीक रहे। तो जैसे हमने फॉरवर्ड बेंडिंग के आगे झुकने वाले कुछ आसनों का अभ्यास किया, तो हम बैकवर्ड बेंडिंग का भी अभ्यास करेंगे। तो बैकवर्ड बेंडिंग में एक उष्ट्रासन नाम से एक बहुत ही बड़ी आसन है। हमारे विशेषज्ञ डेमोन्स्ट्रेटर आयुषी जी हैं जो ये आपको बताएंगे। हमें अपने दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप हम लाएंगे, लगभग 4 से 6 इंच या 8 इंच का गैप लाकर, और हमें घुटनों पर हमें बैठ जाना है, खड़े हो जाना है घुटनों के बल, और अपने शरीर को पीछे की तरफ मोड़ना है। सावधानी पूर्वक हमें एक हाथ जैसे हम दाहिना हाथ पहले हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं और दाहिनी एड़ी को हम पीछे पकड़ते हैं, और फिर जो बाएं हाथ से हम बाएं एड़ी को हम पीछे पकड़ेंगे, शरीर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। तो देखिए, एक तो जो फॉरवर्ड बेंडिंग में हमारा शरीर अलाइनमेंट आगे की तरफ हो जाती है, तो इस आसन से वो आपकी अलाइनमेंट भी ठीक हो जाती है, आप पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। और इसके भी पेट के लिए बहुत बढ़िया ये भी आसन है, क्योंकि पेट की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ, वर्षा ऋतु है, बदलता मौसम है, दक्षिणायन में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पेट की अग्नि, जिसे पित्त भी कहा जाता है, वो मंद पड़ जाता है। तो पित्त को एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने पेट पर फोकस करना पड़ेगा, आहार विहार पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये उष्ट्रासन जो है ये पेट के लिए बहुत बढ़िया है, गले के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे छाती के लिए विकासक है। इस प्रकार से हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। आरंभ में जब हम यह आसन करते हैं तो 20 सेकंड से बढ़ाते बढ़ाते अभ्यास करें। आप 1 मिनट तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, और धीरे से जब वापस हमें आना है, धीरे से हमें जिस प्रकार से हम आसन में जाते हैं उसी प्रकार से हमें धीरे धीरे अपने शरीर को वापस लाना है। तो देखिए, इस तरह के जो जितने भी आसन हैं जो हम फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन करते हैं, उसका ये काउंटर पोज माना जाता है। जी बिल्कुल। और आयुषी जी जिस प्रकार से करके दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, और शायद दर्शक भी देखेंगे, कि अगर आप जितना योगासन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आपकी हम पेट की बात करते हैं, पेट से जुड़ी समस्याओं की बात करते हैं, उसका तो हल हो ही रहा है, कहीं ना कहीं बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी आपके आती है, कहीं ना कहीं आपकी जो एक मसल स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होती है। देखिए, मसल स्ट्रेंथ में जिस प्रकार से उष्ट्रासन का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारा जो थाइज मसल है इसके लिए भी इसका विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि योग और आयुर्वेद एक ऐसी पद्धतियां हैं जो बेसिक कंसेप्ट पर कार्य करती है। आयुर्वेद भी जिस प्रकार से वात पित्त कफ पर कार्य करता है और हमें पूरे शरीर पर लाभ मिलता है, योग का भी हम मान लीजिए कहीं किसी एक पोस्चर पर हम विशेष ध्यान दें, तब भी हमें उस आसन को करने से अनेक प्रकार के हमें लाभ मिल जाते हैं। तो ये उष्ट्रासन भी उसी श्रेणी में पेट को स्वस्थ रखने के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। जी, इसके बाद सर कौन सा योगासन हम कर सकते हैं इसी के साथ साथ? अब देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि कामकाजी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, और जो हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, जिन लोगों ने अपने रोजगार पर जाना है, बच्चों को तैयार करना है, उनके लिए भी समय कम है। तो देखिए, 10 से 20 मिनट का जो एक पैकेज मैंने आपको बताया कि बैठकर हम कुछ इस प्रकार के आसन कर सकते हैं। तो कुछ आसन खड़े होकर किए जाने वाले आसन हैं, उन पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। देखिए, खड़े होने पर के जो आसन है, सबसे जो बहुत बढ़िया एक आसन माना जाता है ताड़ासन। तो आयुषी हमें ताड़ासन का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो हमें खड़े होना है और अपने दोनों जो फिंगर है उनको लॉक करके हमें आसमान की तरफ ले जाना है और अपने शरीर को आसमान की तरफ खींचना है। तो ये ताड़ासन है, पूरे शरीर को हमें एक प्रकार से हमें खींचना है ऊपर की तरफ। तो हमारे जितने भी, देखिए, कई बार हम सुबह उठते हैं या शाम को भी थकावट शरीर में रहती है, तो इन चीज़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है। पूरे हमारे जो छोटे से छोटा लिगामेंट है उसकी यह एक पूरी कसरत हमारी हो जाती है, और अपने पूरे शरीर को पंजों के बल हम ऊपर की तरफ ले जाएं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा शरीर एक ताड़ासन की स्थिति में आ जाता है।
ताड़ में, यानी कि ताड़ में हमारा आ जाता है। जी। और सर कहीं ना कहीं बैलेंस को भी ये बनाएगा बॉडी में। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे शायद आप इतना परफेक्ट ना कर पाए, जी जी, बट धीरे धीरे करके आप शायद और परफेक्शन देखिए इसके मैं और भी कुछ फायदे बताता हूँ। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया उपयोगी आसन है। जी। ध्यान लगाने के लिए, जिन बच्चों का ध्यान मन पढ़ाई में ना लगता हो, उन बच्चों को यदि आप ताड़ासन और योगाभ्यास की तरफ आप प्रेरित कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए बढ़िया है। और हमारी कंसंट्रेशन, एक ध्यान लगाने के लिए बहुत उपयोगी आसन है ताड़ासन। जी। तो इसका नित्य प्रति हम अभ्यास कर सकते हैं, तो बहुत ही उपयोगी यह आसन है। जी सर, जैसा कि आप देख भी रहे हैं और आप इस चीज़ से एग्री भी करेंगे कि मोटापा यानी ओबेसिटी जो है वो धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी ओवरवेट हैं, महिलाओं की हम बात करें, महिलाएं भी ओवरवेट है, पुरुष भी ओवरवेट है। कहीं ना कहीं कारण ये है कि आपका जो वर्कआउट नहीं हो पा रहा, आप योगा भी नहीं कर पाते, आपका थोड़ा चलना फिरना भी थोड़ा कम हो गया है। तो क्या आपको ये लगता है कि मोटापे से कहीं ना कहीं बहुत सारी गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं? देखिए, मोटापा तो सब बीमारियों की जड़ मानी जाती है, क्योंकि मोटापा तभी आता है जब हमारे शरीर में कफ का संवर्धन होता है, कफ बढ़ जाता है, और पाचन तंत्र अगर हमारा ठीक नहीं है तो भी मोटापा बढ़ता है। यानी कि हमारा जो अंदर पेट का सिस्टम है वो ठीक नहीं होता है तो मोटापा बढ़ता है। इसके लिए हम यदि नित्य प्रति योगाभ्यास करें, और योग में भी बहुत सारा अभ्यास हैं, कुछ ही जैसे अभ्यास हमने किए उसी प्रकार से हम खड़े होकर किए जाने वाले कुछ और भी अभ्यास हैं, हम उन आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में जैसे हम खड़े होकर जब अभ्यास कर रहे हैं तो कटी चक्रासन है जी, क्योंकि हमारी जो कमर में जो वसा है वो संचित अधिक होती है, पेट में अधिक संचित होती है। तो पेट की वसा को दूर करने के लिए, यानी कि कमर में हमारे जो मांस भर जाता है, मोटापा भर जाता है या तो निकल आती है, उसके लिए कटी चक्रासन बहुत ही उपयोगी है। तो हमें अपने दोनों पाँव में जब भी इसका अभ्यास करेंगे तो हमें 6 से 8 इंच का हमें या 1 फीट का आसपास हमें गैप देना है, और दोनों हाथों को हम आगे की तरफ फैलाएंगे जिस प्रकार से आयुषी हमें बता रही है। और सबसे पहले आप राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे और कमर से ऊपर हमें ट्विस्ट करना है, और पीछे की तरफ हमें बैकवर्ड साइड हमें देखना है। इस प्रकार से इस अभ्यास से कमर में जो हमारे चर्बी है उस चर्बी को यह खत्म करता है। दोनों प्रकार से करेंगे, वापस आएंगे और धीरे से वापस आके फिर हमें दूसरी साइड, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ हमें बैकवर्ड बेंडिंग भी करनी है। अगर हम ट्विस्ट राइट साइड करते हैं तो लेफ्ट साइड भी हम ट्विस्ट करें, तो लेफ्ट साइड भी हम उसी प्रकार से इस कटी चक्रासन में जाएंगे। और इस प्रकार से कटी चक्रासन ये भी बहुत महत्वपूर्ण आसन है जी। और इसको भी कहीं ना कहीं अगर आप अपने जब आप योगासन करते हैं सुबह, अगर इसको आप अपनी योग की श्रृंखला में जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मोटापा भी आपका कम होगा, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप एक आकर्षक बॉडी की, जब हम बात करते हैं कि योग से आप एक आकर्षक बॉडी, एक हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो हासिल कर सकते हैं। विनोद कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं योगासन की, उसके साथ प्राणायाम भी कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, तो प्राणायाम कौन सा आप हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं और प्राणायाम से क्या फ़ायदा होगा? जी देखिए, प्राणायाम का ऐसा है कि भागदौड़ की ज़िंदगी में प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप 10 मिनट आसन करते हैं तो हमें 10 मिनट प्राणायाम भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे आसन दिन में करें, 1 घंटा व्यतीत करें। देखिए, जिनके पास समय है वो 1 घंटा भी लगाएं, क्योंकि समय का अभाव हर व्यक्ति के पास आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रहता है। तो हम जो प्राणायाम है, यदि 10 मिनट भी हम प्राणायाम करें तो प्राणायाम की श्रृंखला में तो प्राणायाम जब भी हम करते हैं तो हम बैठ के ही करें। जिन लोगों को घुटने में दर्द हो तो वो तो कुर्सी पर बैठकर भी योगाभ्यास और प्राणायाम कर सकते हैं, नहीं तो हम नीचे फर्श पर, मैट पर बैठकर ही हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो पद्मासन जो भी ध्यानात्मक आसन है उनमें बैठेंगे, वज्रासन में बैठ सकते हैं या कोई भी सुखासन में हम बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, षटकर्म की श्रृंखला में भी कपालभाति आता है, पेट के लिए बहुत उपयोगी है। और वर्षा ऋतु में तो जहाँ बहुत गर्मी ना हो उन क्षेत्रों में, सर्दी ठंड वाले क्षेत्रों में तो इसका अधिक अभ्यास भी किया जा सकता है। और कपालभाति में हमें श्वास हमें थोड़ा जोर देकर हमें छोड़ना है और स्वतः ही आएगा। तो आयुषी हमें इसका अभ्यास बताएंगी। तो हमें कमर गर्दन अपनी सीधी रखनी है और श्वास हमें छोड़ना है, और श्वास छोड़ने के बाद स्वतः ही श्वास हमारे शरीर के भीतर चला जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। आप लगभग लगातार इसे कम से कम 20 स्ट्रोक लगाएं। 20 स्ट्रोक लगाने के बाद थोड़ा सा आप अपने शरीर को रिलैक्स करें और फिर से
थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर से ये अभ्यास करें। तो 4-5 बार आप नित्य प्रति इस कपालभाति के 20-20 स्ट्रोक आप लगाएं जी। और इसके साथ ही जो एक सबसे बढ़िया कभी भी किया जा सकता है अनुलोम विलोम एक प्राणायाम आता है जी। ये हमारी जो हमारे नथुने हैं, ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां हैं, दोनों को बराबर रखता है। तो अनुलोम विलोम के लिए हम सबसे पहले हम अपने जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल है उससे श्वास भरेंगे और प्राणायाम मुद्रा जिस प्रकार से आयुषी प्राणायाम मुद्रा बताएंगे इस प्रकार से हमें अपने हाथों की प्राणायाम मुद्रा बनानी है और राइट नॉस्ट्रल को सबसे पहले बंद करना है, धीरे धीरे से श्वास भरना है और 2-3 सेकंड के लिए हमें रोक कर फिर हमें राइट नॉस्ट्रल से हमें छोड़ना है। इस प्रकार से फिर हमें जिस नॉस्ट्रल से हम श्वास छोड़ रहे हैं उसी से हमें फिर से इनहेल करना है। तो हम फिर से राइट से इनहेल करेंगे और धीरे धीरे आराम से इनहेल करके फिर हमें लेफ्ट से छोड़ना है। तो इस प्रकार से लेफ्ट से श्वास भरा, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक अनुलोम विलोम का एक साइकिल बनता है जी। इस प्रकार से यदि हम 10 साइकिल अनुलोम विलोम के करें, 20 साइकिल कपालभाति के करें और फिर थोड़ा सा आराम करके फिर पुनः ये अभ्यास हम 4 से 5 बार अगर हम अभ्यास करते हैं तो बहुत ही बढ़िया हमारे शरीर के लिए ये अभ्यास रहते हैं, मोटापे को दूर करते हैं और हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करते हैं जी। तो इस लिहाज से भी बहुत बढ़िया ये हमारे प्राणायाम है जी। विनोद कुमार जी, कई बार लोग काफ़ी ज़ोर से जब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम की या कपालभाति की तो लोग बहुत फोर्स लगाते हैं, ऐसे इस टाइप से करते हैं और बहुत ज़ोर से करते हैं। तो क्या अगर आप मतलब इतनी ज़ोर से कर रहे हैं और अगर आप थोड़ा आराम से कर रहे हैं उसमें भी कोई फ़र्क होता है, कोई टेक्निक का भी इसमें रोल रहता है? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। देखिए, जब भी हम कपालभाति करते हैं हमारे पेट की हल्की सी मूवमेंट होती है, बाकी हमारे कंधे बिल्कुल स्थिर रहने चाहिए और चेहरे का भाव भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे चेहरे पर कोई तनाव महसूस हो या कोई खिंचाव महसूस हो। तो हमें बिल्कुल सामान्य अवस्था में शांत रहते हुए और बहुत बार जैसे आपने कहा हमारे कंधे बहुत मूवमेंट करते हैं, तो देखिए कंधों में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। कपालभाति का मतलब है हमारे जो कपाल है उसको हमने उज्ज्वल करना है, तो इसमें कंधों का कोई भी रोल नहीं है। हमारा डायफ्राम जब हम श्वास भरते हैं डायफ्राम पेट की तरफ शिफ्ट होता है तो हल्का सा पेट बाहर की तरफ आता है जी। और जब श्वास अंदर हम छोड़ेंगे तो वही डायफ्राम वापस फेफड़ों की तरफ आता है और पेट अंदर की तरफ जाता है जी। तो इतनी सी मूवमेंट इस क्रिया में होती है जी। और कई बार विनोद कुमार जी जब हम कपालभाति का जैसे आप जिक्र भी कर रहे हैं और हमारी योग इंस्ट्रक्टर आयुषी जी बहुत बेखूबी तरीके से हमें बता रही हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए, पर कई बार लोग जब तेज़ी से करते हैं तो उनको पेट में थोड़ा सा ऐसे गरम सा भी महसूस होता है। जी बिल्कुल। तो क्या वो एक नॉर्मल चीज़ है? देखिए, पेट में गर्म महसूस होता है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इसी के लिए मैं आपको बात कर भी रहा था कि हमें जो गर्म क्षेत्र जहाँ पर हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के ही ऊना जिला है, नालागढ़ इत्यादि के क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा अभ्यास ना करें जी। वहाँ आप 2 साइकिल कपालभाति की करके भी आप छोड़ सकते हैं, यानी कि 20 स्ट्रोक आपने कपालभाति का लगाए फिर विश्राम किया। तो ठंडे क्षेत्रों में आप इसका अधिक अभ्यास भी कर सकते हैं और साथ में क्योंकि जो गर्मी पैदा होती है उसको बैलेंस करने के लिए आप कपालभाति के साथ साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास करें। इससे हमारे शरीर की गर्मी भी बैलेंस हो जाती है और हमें जो प्राणायाम से लाभ मिलने हैं वो भी हमें मिलते हैं जी। और जब हम बात करते हैं अपने आप को फिट रखने की, हम बात करते हैं कि हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए एक और हेल्दी माइंड चाहिए, और कई बार हम ये देख रहे हैं कि योग के साथ साथ लोग जिम भी जाते हैं, तो क्या जिम भी आप कर सकते हैं योग के साथ साथ? संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा। देखिए, जिम के लिए भी कोई योग में कोई मनाही नहीं है, आप जिम भी करें, परंतु योग और जो जिम में फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। क्योंकि योग जब हम करते हैं तो श्वास के साथ होता है, कोई शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए है। जिम से तो कई बार आप ये भी सोचते हैं कि हमारी मसल्स बन जाए, ये बन जाए। तो देखिए, जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ के लिए आपको योगाभ्यास पर ही अवश्य ही निर्भर रहना चाहिए। आप जिम भी कर सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए जिम भी ठीक है, परंतु प्राणायाम और हमारे जो कुछ आसन हैं वो आप नित्य प्रति और कम समय में भी आप घर बैठे ही, कोई आपको किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, कम समय में आप ये अभ्यास कर सकते हैं जी। विनोद कुमार जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारी इन हाउस योग ट्रेनर आयुषी जी, आपने हमें इतने सारे योगासन करके दिखाए, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के योग और जीवन कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप भी योग करेंगे, क्योंकि अगर आप करेंगे योग तभी तो रहेंगे आप निरोग। आज के योग और जीवन कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।